कल तक सवाल था, क्या अमेरिका किसी भी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है? और आज सवाल है, क्या अमेरिका ने वाकई ऐसा कर दिखाया है? वेनेजुएला, राजधानी कराकस में धमाके, निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी की खबरें। CNN, BBC, मतलब हर बड़ा ग्लोबल नेटवर्क यही चला रहा है। पूरी दुनिया में जैसे एक सनसनी फैमिली है। और इस पूरे शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या? क्योंकि जो दिख रहा है, कहानी उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। बिल्कुल। और मुझे लगता है हमें सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए, एक तरफ खबरें थी कि मादुरो पर ड्रग्स और आतंकवाद के आरोप हैं, अमेरिका ने वारंट जारी किया है, ये सब तो कानूनी बातें लग रही थी। हाँ, जो काफी समय से चल भी रही थी। फिर अचानक से ये धमाके, ये सैन्य कार्रवाई और हिरासत में लिए जाने की खबरें, ये कहाँ से आ गई? ये तो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां लग रही हैं। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दो अलग कहानियां ही हैं जिन्हें अब जबरदस्ती एक साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा। हाँ, देखिए, पहले कहानी वो है जो महीनों से कागजों पर चल रही थी, जिसे हम लीगल फेज कह सकते हैं। मतलब वो आरोप जिनकी हम बात कर रहे थे, ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म वगैरह। एग्जैक्टली। अमेरिका के न्याय विभाग ने मादुरो पर ये सब बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा था। लेकिन ये सब एक कानूनी प्रक्रिया थी। बिल्कुल, एक वारंट था, पर कोई एक्शन नहीं था। मादुरो वेनेजुएला में थे, अपनी सत्ता में थे। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में चल रहा था। ठीक है, तो ये एक तरह का डिप्लोमेटिक और कानूनी दबाव था। हाँ, लेकिन फिर ये धमाके, ये सैन्य कार्रवाई, ये तो कानून जैसा नहीं लगता। और यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है, जिसे हम मिलिट्री एक्शन फेज कह रहे हैं। जिसके बारे में सारी मीडिया रिपोर्ट्स बात कर रही हैं। हुए हैं, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है और मादुरो अब अमेरिकी हिरासत में है। तो अब आप देखिए, कहानी एक कानूनी वारंट से निकलकर सीधे एक सैन्य हमले पर आ गई है। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अमेरिका कह रहा है कि एक कानून लागू करना है, लेकिन भेज रहा है अपनी सेना। ये तो ऐसा हुआ कि ट्रैफिक चालान काटने के लिए पुलिस की जगह टैंक भेज दिया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो इसे दुनिया के सामने सही कैसे ठहरा रहे हैं? यही तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विवाद है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश से लॉ एनफोर्समेंट का नाम दे रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट सीधा है, मादुरो एक भगोड़े अपराधी हैं जिन पर गंभीर आरोप है और हमने बस कानून का पालन करवाया है। लेकिन दूसरा पक्ष इसे ऐसे बिल्कुल नहीं देख रहा। रूस, चीन, ये तो इसे सीधे सीधे हमला बता रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए ये अवैध सत्ता परिवर्तन है, इलीगल रिजीम चेंज। उनका कहना है कि ये एक संप्रभु देश पर हमला है, उसके चुने हुए नेता को अगवा करना, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। तो यहीं पे वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये एक गिरफ्तारी है या एक कब्जा? अरेस्ट या कैप्चर हाँ। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके मायने में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, और ये समझना बहुत जरूरी है ताकि खबरों के पीछे का खेल समझ में आए। तो क्या है ये फर्क? देखिए, एक कानूनी गिरफ्तारी या अरेस्ट का मतलब होता है कि एक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है, अदालत का आदेश है, पुलिस जैसी सिविल एजेंसी कार्रवाई कर रही है, और सबसे जरूरी, उस देश की सहमति है। हाँ, जिस देश में कार्रवाई हो रही है उसकी सरकार की सहमति है। सब कुछ नियमों के दायरे में होता है। जैसे किसी अपराधी को एक देश से दूसरे देश प्रत्यर्पित किया जाता है। हाँ, एक्स्ट्राडाइट करते हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक सैन्य कब्जा या कैप्चर बिल्कुल अलग चीज है। इसमें बल का प्रयोग होता है, सेना शामिल होती है। मतलब ये उस देश की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी का सीधा उल्लंघन है। सीधा उल्लंघन। आप बिना इजाजत किसी के घर में घुस गए हैं। ऐसी कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी चाहिए होती है, जो यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। तो मतलब अगली बार जब ऐसी कोई खबर आए तो बस दो सवाल पूछने हैं, कार्रवाई किसने की, पुलिस ने या सेना ने? और क्या मेजबान देश की इजाजत थी? ये दो सवाल ही प्रोपेगेंडा और सच के बीच का फर्क बता सकते हैं। आपने पूरी बात का सार निकाल दिया। और क्योंकि इस मामले में जवाब सेना और नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। रूस और चीन तो आग बबूला हैं। और लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देश डरे हुए हैं कि अगला नंबर उनका ना हो, और संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन बैठकें हो रही हैं। इस घटना ने एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है ना? क्या अमेरिका दुनिया का थानेदार, वर्ल्ड पुलिस बन गया है? ये सवाल कोई नया तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इराक, पनामा, लीबिया,
लिस्ट बहुत लंबी है जहां अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन के आरोप लगे हैं। और हर बार अमेरिका का तर्क लगभग एक जैसा ही होता है। वो कहते हैं कि अगर कोई नेता वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट या R2P जैसी अवधारणाओं की आड़ लेते हैं। हाँ, उसी के तहत इसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये दोगलापन है, ये चुनिंदा न्याय है, सिलेक्टिव जस्टिस। मतलब एक ऐसा न्याय जो सिर्फ उन देशों पर लागू होता है जो सैन्य या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कोई ये नियम अमेरिका, चीन या रूस जैसे शक्तिशाली देशों पर लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं करता? यही सबसे बड़ी आलोचना है। आलोचक पूछते हैं कि क्या ये न्याय का सिद्धांत है या जिसकी लाठी उसकी भैंस। और वेनेजुएला के पास तो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। और वो लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का विरोधी भी रहा है। इसलिए कई लोग इसे सिर्फ न्याय की कार्रवाई नहीं बल्कि भू राजनीतिक और आर्थिक हितों की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। इस घटना ने उस बहस की आग में घी डाल दिया है। और ये बहस अब सिर्फ सेमिनारों या अखबारों में नहीं हो रही, इसका असर असल दुनिया की राजनीति पर पड़ रहा है। हाँ, और भारत पर भी। बिल्कुल, ये सब हजारों मील दूर हो रहा है तो सुनने में लगता है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका असर हमारी विदेश नीति से लेकर हमारी जेब तक पड़ सकता है ना? सीधे तौर पर, और बहुत गहरे असर पड़ सकते हैं। इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता का सिद्धांत, द सॉवरेनिटी प्रेसिडेंट। ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में इसका मतलब है मेरा घर मेरे नियम। भारत हमेशा से इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक रहा है कि हर देश को अपने आंतरिक मामलों में फैसला लेने का पूरा अधिकार है बिना किसी बाहरी देश के दखल के। ये सिद्धांत भारत जैसे देशों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। सही कहा। मतलब आज अगर अमेरिका बिना UN की मंजूरी के वेनेजुएला में घुस सकता है तो कल को कोई भी शक्तिशाली देश किसी भी कमजोर देश के साथ ऐसा ही कर सकता है। बिल्कुल। आज ये वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है। आज वजह नार्को टेररिज्म है, कल वजह कोई व्यापारिक विवाद या राजनीतिक असम्मति हो सकती है। ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करता है। इसीलिए भारत हमेशा एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करता है, ना कि शक्ति आधारित व्यवस्था की। नियम आधारित मतलब सब कानून से चलेंगे, चाहे छोटे हों या बड़े। और शक्ति आधारित मतलब जंगल का राज। सही समझे। ये घटना शक्ति आधारित व्यवस्था को मजबूत करती है, जो भारत के हितों के खिलाफ है। ठीक है, ये तो हुई सिद्धांतों की बात, लेकिन इसका दूसरा असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ेगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बहुत नाजुक। भारत और अमेरिका आज के दौर में बहुत करीबी रणनीतिक साझेदार हैं। चीन को संतुलित करने से लेकर व्यापार और तकनीक तक दोनों के हित जुड़े हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति की एक खासियत रही है रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, मतलब हम दोस्त सबके हैं, लेकिन हम अपने फैसले अपनी शर्तों पर लेंगे। हम आंख बंद करके किसी का साथ नहीं देते। तो भारत के लिए तो ये धर्म संकट जैसी स्थिति हो गई। एक तरफ आपका सबसे बड़ा पार्टनर, दूसरी तरफ आपके पुराने सिद्धांत। बिल्कुल, आप चुप भी नहीं रह सकते और खुलकर बोल भी नहीं सकते। तो भारत क्या करेगा? यही भारतीय कूटनीति की असली परीक्षा है। इस मामले में भारत बहुत नपातुला और सधा हुआ बयान देगा। वो सीधे तौर पर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करने से बचेगा, लेकिन साथ ही अपने बयान में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने जैसी बातों पर जोर देगा। तो किसी का पक्ष नहीं लेना, बल्कि सिद्धांतों का पक्ष लेना। हाँ, एक तरह से बीच का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिससे अमेरिका से रिश्ते भी खराब ना हो और अपने उसूलों से भी समझौता ना करना पड़े। एक मुश्किल कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल। और अब आते हैं तीसरे पहलू पर, जिसका असर शायद हर किसी पर पड़ेगा, हमारी जेब पर। ऊर्जा और तेल की कीमतें। हाँ, ये बहुत ठोस और सीधा असर है। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है और उसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार है। भले ही हाल के सालों में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसका उत्पादन गिरा है, लेकिन फिर भी वो वैश्विक तेल बाजार में एक अहम खिलाड़ी है। और अब वहां पर सैन्य कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब है अनिश्चितता, और बाजार को अनिश्चितता से नफरत है। बिल्कुल। जैसे ही इस तरह की कोई बड़ी भू राजनीतिक घटना होती है, तेल की कीमतों में आग लग जाती है। अगर वेनेजुएला में संघर्ष लंबा खिंचता है या पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलती है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। और आपूर्ति कम होने का सीधा मतलब है कीमतें बढ़ना। और भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 की बढ़ोतरी का भी हम पर बड़ा असर पड़ता है।
सीधा असर, तेल महंगा मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, डीजल महंगा मतलब ट्रकों का भाड़ा महंगा। जिससे सब्जियां, फल, रोजमर्रा का हर सामान महंगा हो जाता है। ये महंगाई की एक ऐसी लहर शुरू कर सकता है जिसका असर हर घर के बजट पर पड़ेगा। तो ये सिर्फ विदेश नीति की खबर नहीं, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। तो इस एक घटना से दुनिया की शतरंज पर मोहरे कैसे बदल रहे हैं? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला और सबसे साफ असर तो ये है कि दुनिया और ज्यादा बट रही है। दो खेमों में। हाँ, एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी हैं जो इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन और रूस के नेतृत्व में एक बड़ा खेमा है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर एक खुला हमला मान रहा है। ये ध्रुवीकरण और गहरा होगा। ये तो एक नए तरह के शीत युद्ध की आहट जैसा लग रहा है। कुछ हद तक चीन और रूस के लिए ये एक वेकअप कॉल है। उन्हें लगता है कि अगर हम अलग अलग रहे तो अगला निशाना हम में से कोई हो सकता है। तो अमेरिका का विरोध वाला ये कॉमन एजेंडा उन्हें और करीब लाएगा? रणनीतिक और सैन्य रूप से और करीब लाएगा। वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिशें तेज करेंगे, अपनी एक अलग वैश्विक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। और छोटे देशों पर इसका क्या असर होगा? वो तो खुद को और भी असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। जाहिर है उन्हें लग रहा है कि अगर वेनेजुएला जैसे बड़े तेल उत्पादक देश के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी क्या बिसात है। तो वो क्या करेंगे? ये डर उन्हें दो रास्तों पर ले जा सकता है। या तो वे सुरक्षा के लिए किसी बड़ी ताकत जैसे अमेरिका या चीन की गोद में बैठ जाएंगे, जिससे उनकी अपनी आज़ादी कम होगी, या फिर वे अपने जैसे देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय गठबंधन मजबूत करेंगे। तो ये मामला भविष्य की विश्व व्यवस्था का एक खाका तैयार कर सकता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां शायद नियम कम और ताकत ज्यादा मायने रखेगी। बिल्कुल। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला या निकोलस मदुरो की नहीं है। ये कहानी कुछ बुनियादी सवालों के बारे में है। हाँ, शक्ति का इस्तेमाल कौन करेगा, नियम कौन बनाएगा, और क्या वो नियम सब पर बराबर लागू होंगे? क्योंकि न्याय तब तक न्याय नहीं होता जब तक वो सबके लिए एक समान ना हो। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस अध्याय को किस नाम से जाना जाएगा? एक तानाशाह का अंत या एक संप्रभु देश पर कब्जा? दुनिया इन्हीं दो नजरियों के बीच बटी हुई है। जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या वेनेजुएला की यह घटना वैश्विक न्याय यानी ग्लोबल जस्टिस का एक उदाहरण है, या वैश्विक प्रभुत्व ग्लोबल डोमिनेंस